ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स में चैप्टर 3 चल रहा था आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर था आपका। इसमें लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? पोल में आंसर करते रहिएगा आप सभी लोग, जैसे आप लोग कर रहे हो, ठीक है। हाँ, ये आंसर करना आता ही है आपको, डिस्कस नहीं करते इसके बारे में ज्यादा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं या फिर जनरल फॉर्म कह सकते हैं। तो क्या होता है जनरल फॉर्म? क्या हमने सीखा था इसमें? हमने ये सीखा था कि सर युग्म कहने का मतलब दो समीकरण। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप की बात करें तो एक मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर बोलूं एक समीकरण की, तो वहां पर आप कुछ ऐसा लिख देते हो। ये आप सभी को याद होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो मैंने बोला यहाँ तो एक समीकरण लिखा हुआ है, इसको युग्म नहीं बोलेंगे। तो ऐसा ऐसा दो समीकरण लिख दीजिए अगर युग्म की बात की जा रही है। जब भी युग्म बोलेगा, पेयर मतलब दो। हेलो सर। हेलो गुड इवनिंग। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दो बार लिख दिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 जिसको आप बोल रहे हो, इसमें कांस्टेंट जो है ए बी सी, इसके आगे 1 लगा दीजिएगा। A1 B1 C1। तो क्या बन गया? इसको पढ़ते कैसे? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और सेकंड वाला जो इक्वेशन है, इसको बोलेंगे सर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यही हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 समीकरण युग्म, ठीक है। और ये व्यापक रूप कह सकते हैं। बस ध्यान देना है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है। तो जब भी मैं बोलूं A1, ये समझिएगा पहला समीकरण का x का गुणांक को A1 बोलेंगे, y के गुणांक को B1 बोलेंगे, कांस्टेंट यानी अचर वाले टर्म को C1 बोलेंगे। सेकंड वाले इक्वेशन में x का गुणांक A2 B2 C2, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आपसे A1 B1 A2 B2 इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कुछ बताइए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है। पहचान में आना चाहिए, आज की क्लास में बहुत ज्यादा यूज आएगा। अगर कभी भी किसी का गुणांक नेगेटिव हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं माइनस का, ऐसे लिखता हूं माइनस का 9y, तो यहाँ y का गुणांक क्या बोलेंगे? माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ पर 9 मत बोलिएगा, अगर कभी नेगेटिव साइन रहेगा तो माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। इसी पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया भी था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बदला गया, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3y बराबर 4 एंड 9x प्लस 7y बराबर 0। इसमें आप B1 और B2 का वैल्यू बताइए। चार ऑप्शन है आपके लिए, इन चारों ऑप्शन को देखिए, आप सोचिए B1 का वैल्यू क्या होगा और B2 का वैल्यू क्या होगा। आप कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। सिंपली क्या करिएगा, समीकरण एक इसको बोल दीजिए। देखो मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। समीकरण, इस वाले पोल को समीकरण नंबर 2। समीकरण एक को तुलना किससे करेंगे? हाँ जी। हम इसके व्यापक रूप से A1x, पोल में आंसर कर दो अगर आपका आंसर आ चुका है तो। B1y होगा जी। प्लस C1 बराबर, ठीक है, हो गया तो बढ़िया। सेकंड वाला A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इन दोनों से तुलना करिए, कंपेयर करिए, और आपसे पूछा जा रहा है B1 और B2। स्क्रीन रुक गया है क्या? शायद रुक गया, एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा होगा, फिर से दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर B1 का वैल्यू क्या है और B2 का वैल्यू क्या है। जैसे ही सभी का आएगा मैं इसको स्टॉप करके डिस्कस करूँगा, ठीक है। ठीक है, टोटल अभी तक 8 बच्चों के आंसर आए हैं। माइक बंद कर लो जिसका भी माइक ऑन है। क्लास में अभी 14 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, ठीक है। आंसर 8 बच्चों का है। आंसर B1 और B2 पूछ रहा है। B1 क्या है? पहला इक्वेशन का y का गुना। B2 क्या है? दूसरे वाले इक्वेशन का y का गुना। बस इतना ही देखना है, y का गुणांकों को देखिए। और साइन इंपॉर्टेंट है, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 आंसर आ चुके हैं, 10 में 8 सही, बाकी लोग करिए। 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। 10 सेकंड।
अगर आपको लगता है कि समय ज्यादा चाहिए तो बिल्कुल माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। अगर लगता है कि टाइम चाहिए बताइएगा। 5 सेकंड। ऐसा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा इसमें टफ है नहीं। चलो 5 4, स्किप मत करो, जाकर आंसर कर दो जो भी आपको लगता है। बहुत कुछ बच्चे रह गए हैं जिनका आंसर अभी नहीं आया है, ठीक है। तो 3 सेकंड और रुकते हैं। 3 2 1। चलो पोल को एंड किया जा रहा है और अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अभी शायद कैमरा मेरा बंद है, दिख मैं ऑन कर रहा हूँ लेकिन ऑन हो नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आवाज आते रहेगा, स्क्रीन दिखते रहेगा, कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर हमसे पूछा गया था B1 और B2 का वैल्यू। B1 तथा B2 का वैल्यू बताइए। तो B1 क्या होता है? B1 आप बोलोगे सर y का गुणांक होता है समीकरण 1 का। समीकरण 1 का y का गुणांक। तो समीकरण 1 का y का गुणांक क्या दिख रहा है? 3 या माइनस का 3? बताओ आप लोग। 3 या -3? -3। देखिए ऑप्शन में कहां पर -3 है? तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिख रहा है, लिख दिया B1, गलत है। ऑप्शन बी में लिख दिया -3, जो कि सही हो सकता है। हाँ बी होगा। ऑप्शन सी में 4 लिख दिया, गलत है। ऑप्शन डी में भी तो -3 है, तो ये भी हो सकता है। अब क्या करेंगे सर? B2 देखिए। B2 क्या होता है? सर सेकंड वाले इक्वेशन का y का गुणांक, ठीक है। तो सेकंड वाले इक्वेशन का y का गुणांक यहाँ पर प्लस का 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर प्लस का 7 कहने का मतलब 7, तो 7 होना चाहिए। तो B1 का वैल्यू आपने बोला -3 और B2 का वैल्यू आपने बोला 7, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर लिख रखा है? ऑप्शन डी में देखा तो B2 का वैल्यू -7 है, गलत हो गया। ये गलत है, ये गलत था, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? B1 का वैल्यू -3 और B2 का वैल्यू 7। तो हमें पहचानने आना चाहिए कि B1 क्या है, B2 क्या है। कभी आपसे बोला जाएगा कि A1 क्या है, A2 क्या है, कभी आपसे बोलेगा C1 क्या है, C2 क्या है, ठीक है। इस तरीके से जो भी पूछेगा उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है क्या सभी को? बताओ, ये क्लियर है? आसान सा टॉपिक था आपका, है ना। चलो इसके आगे जो अगला टॉपिक है हमारा आज का, कुछ नया टॉपिक क्या है? संगत तथा असंगत रैखिक युग्म। संगत और असंगत रैखिक युग्म का मतलब आपने पहले पढ़ा है, जब ग्राफ हम लोग पढ़ रहे थे, ग्राफ से रिलेटेड। तो संगत का मतलब क्या होता है? संगत युग्म कहने का मतलब ऐसा समीकरण युग्म जिसका हल होगा, ठीक है। हल होने का मतलब, हल है तो संगत है। और असंगत का ना मतलब क्या होगा बताओ? असंगत कब होता है? जब समीकरण युग्म का कोई हल, बताओ। कोई हल, हाँ कोई हल नहीं हो, ठीक है। तो कोई हल अगर नहीं होगा तो उसको असंगत कह देंगे। और इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो सर फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब तक जो पढ़ा ना उसमें आप ग्राफ के थ्रू बता रहे थे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आपने कब संगत बोला था, कब असंगत बोला था। आपने ये वर्ड पढ़ा था अभी तक कि सर अगर हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसका मान लो हमने आलेख बनाया या ग्राफ बनाया। अगर हमारा लाइन कुछ ऐसा चला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा बन गया, तो इसके केस में कहते हैं सर एक हल होता है, ठीक है। इसमें एक हल होता है और एक हल होने का मतलब इसको संगत कह देते हैं, ठीक। सेकंड चीज आपने पढ़ा था कि सर अगर हमारा एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाए, ठीक है, मान लिया एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला गया, ठीक है, जिसको आपने संपाती रेखा बोला था। तो इसमें क्या बोला था सर? इसके अनेक हल हैं। कितने हल है? अनेक हल है। तो इसके केस में आपने बोला सर ये भी क्या होता है? ये भी संगत ही होता है, ठीक है, ये भी संगत होता है। अनेक हल में भी संगत होता है। और अगर हमारा लाइन कुछ ऐसा बनता था, एक लाइन बना और इसी के पैरेलल एक और लाइन बन गया। पैरेलल मतलब समांतर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट रहा। कभी नहीं काट रहा मतलब एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो इसका क्या बोलेंगे सर? कोई हल नहीं है इसका। समांतर रेखा में क्या पढ़ा था आपने? कोई हल नहीं होना। और कोई हल नहीं होगा तो उसको क्या बोल देंगे? असंगत बोल देंगे। इतना पढ़ा था। लेकिन इसके लिए तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, ग्राफ बना करके देखना पड़ेगा। लेकिन हम बोले कि मान लो आपको ग्राफ नहीं बनाना हो तो कैसे बताओगे? क्या हम बिना ग्राफ बनाए हुए समीकरण को देखकर आंसर बता सकते हैं कि संगत होगा, असंगत होगा, कितने हल होंगे, लाइन कैसा बनेगा? तो यस बिल्कुल बता सकते हो, यही चीज यहाँ लिखा रखा है। क्या हम समीकरण को देखकर बता सकते हैं क्या कि रेखाएं कैसी होगी तथा
समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, संगत होंगे कि असंगत होंगे। तो आप सीधे बोलेगा यस सर बिल्कुल बता सकते हैं। और कैसे बताएंगे, कुछ गुणांकों की तुलना करेंगे। कौन से गुणांक, वही जो आपने सीखा लास्ट क्लास में, A1 A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो उसका रेशियो निकालते हैं, उसका अनुपात निकालते हैं। मुझे बताइए, अनुपात की बातें अगर कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 15 है, x और y का अनुपात कितना आएगा, मुझे बताओ। अनुपात का मतलब आप क्या समझते हैं? रेशो। हाँ, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, x को y से भाग लगा देंगे, x बटा y। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे सर x बटा y कर देंगे। रेशियो अनुपात करने का मतलब x बटा y। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x का वैल्यू 20 है आपका, y का वैल्यू 15 ना पढ़ना। क्या बोल रहे हो सागर, कुछ कह रहे हो क्या, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए 20 बटा 15 आया, तो ये सिंप्लीफाई करेगा। इसको आप काटिए 5 से, तो 5 3 15 और 5 चौके 20, तो ये आ गया आपका 4 बटा 3। क्लियर। तो x और y का अनुपात कितना है, 4:3। क्लियर। चलो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे लिखता हूं कि x का वैल्यू अगर 21 है और y का वैल्यू मैं कह रहा हूं 28 है या 35 करता हूं, मुझे बताइए x और y का अनुपात। सर 3/5। 3/5, बहुत बढ़िया। यहाँ बोलेंगे सर x और y का पूछ रहे हैं, x ऊपर लिखेंगे y नीचे लिखेंगे, x बटा y लिख देंगे। x का वैल्यू कितना है आपका, x वैल्यू 21 है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 21। y का वैल्यू कितना है, 35 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 35। तो 21/35 को आप सिंप्लीफाई करिएगा, काटिएगा तो 7 से कट जाएगा। तो 7/5 कैसे आ रहा है, 7 से काटिएगा ना, 7 × 21, 7 × 35, तो यार है आपका 3/5। ठीक है, तो ये अनुपात कितना है, 3/5 आएगा। तो अनुपात को हमेशा हम सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप में लिखेंगे। सबको क्लियर है क्या, अगर क्लियर है यस सर, यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो अनुपात हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ के बाद क्या है, अब हम लोग गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात का मतलब तो सीख लिया, लेकिन गुणांकों का अनुपात का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो समीकरण युग्म लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर व्यापक रूप में। आपने बोला सर इसको हमने समीकरण नंबर 1 बोला है, इस वाले को हमने समीकरण नंबर 2 बोला है, तो हम लोग अनुपात किस चीज का निकालेंगे यहाँ पर, गुणांकों का अनुपात। देखो x के गुणांक अनुपात में बोलूं तो क्या बोलोगे, सर x का गुणांक अनुपात मतलब x का गुणांक a1 है, यहाँ पर a2 है। ठीक है, तो a1 को a2 से भाग लगा दीजिएगा। अगर मैं बोलूं x के गुणांक अनुपात, तो आप क्या करिएगा, सर a1 बटा a2। ठीक है, a1 बटा a2। मैं बोलूं y के गुणांक अनुपात, तो क्या लिखोगे आप लोग बता दो, y के गुणांकों का अनुपात, b1 को b2 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, b1 बटा b2। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, b1 बटा b2 निकाल। उसके बाद क्या बोलेंगे, मैं बोलूं कांस्टेंट वाले टर्म का अनुपात बताइए, अचर वाले टर्म का। तो अचर क्या है यहाँ पर, C1 और यहाँ पर C2, तो C1 को C2 से भाग लगाइएगा। यहाँ पर आप गुड इवनिंग साहिल, C1 बटा C2। तो ये 3 अनुपात हम लोग निकाल लेंगे, ये बताने के लिए कि संगत है कि असंगत है। अब इन सभी को तुलना करेंगे, सर A1 बाई A2 बी कैसा आया, B1 बाई B2 कैसा आया, C1 बाई C2 कैसा आया। डेफिनेटली यहाँ पर 3 केस बनेगा, वही तीनों केस आपका आएगा प्रतिच्छेदी रेखा का, समांतर रेखा का और संपाती रेखा का। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा सर कि कब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, कब समांतर रेखा बनेगा, कब संपाती रेखा बनेगा। 3 चीज आपको पढ़ना है, याद करना, अपने कॉपी में लिखिए जल्दी से। पहला केस, A1 बाई A2 अगर B1 बाई B2 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। ठीक, अगर ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, A1 बाई A2 अगर B1 बाई B2 के बराबर नहीं आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, A1 बाई A2 हमने निकाला और B1 बाई B2 निकाला और दोनों आपस में बराबर नहीं आया। मान लो A1 बाई B2 आ गया, A1 बाई A2 आ गया 3/5 और B1 बाई B2 आ गया 7/5, तो दोनों अलग अलग आ गया ना, तो कहेंगे सर बराबर नहीं है। ठीक है, ये साइन का मतलब क्या, बराबर है, और ये साइन का मतलब क्या, बराबर नहीं है। क्लियर, इसका मतलब बराबर होना, इसका मतलब बराबर होना।
और इसका मतलब बराबर नहीं होना। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहला कैसे बनेगा। दूसरा केस, अगर A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों ही आपस में बराबर आ गया, तीनों पर देखिए इक्वल टू का साइन है, तीनों ही अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। तीसरा केस है आपका कि सर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो बराबर आया, लेकिन वो C1 बाई C2 के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आएगा तो क्या होगा। तीनों ही केस के बारे में एक एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं जो जो चीज बोलूंगा सारी चीज लिखते चलिएगा। पहला मुझे ये बताइए कि अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि x बाई वाई मेरा आया 1/2, और मैं लिखो p बाई क्यू जो मेरा आया ये भी आ गया 1/2, मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसा लिख सकता हूँ, क्या x बाई वाई जो है सर वो p बाई क्यू के बराबर है, बताइए, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। आपको दिख रहा है सर यहाँ भी x बाई वाई जो है सर 1/2 ही आया 1/2, और यहाँ भी 1/2 ही आया, तो बराबर है। तो यहाँ से कहेंगे सर x बटा वाई जो है p बटा क्यू के बराबर है। ठीक है, रेशियो बराबर होने का मतलब समझ में आया। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि x बाई वाई जो आया वो आया 3/4, और p बाई क्यू जो लिख रहा हूं मैं वो मेरा आ गया 6/8, क्या मैं लिख सकता हूँ कि x बाई वाई जो है वो p बाई क्यू के बराबर है, बताओ। नो, यस सर। देखो ये भी बराबर ही है। यहाँ पर समझो ये 3/4 है, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। देखो 6/8 तो कटेगा ना 2 से, आपको पता है 6/8 यस को आप सर। अगर 2 से काटेगा 2×3=6 कटेगा, 2×4=8 आएगा, तो ये कट करके क्या आ जाएगा 2×3=6 2×4=8, तो ये भी 3/4 ही आ गया। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ भी 3/4 आया, यहाँ भी 3/4 आया, मतलब हम कह सकते हैं सर x बटा वाई जो है वो p बटा क्यू के बराबर है, x बटा जो है p बटा क्यू के बराबर है। तो ऐसा केस में भी बराबर ही बोलेंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में कन्वर्ट करने के बाद आप चेक करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि यहाँ पर 3/4 दिख रहा है 6/8 दिख रहा है तो अलग हो गया, नहीं। ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म बदलेंगे। अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x बटा वाई मैंने लिखा 7/3, और p बटा क्यू मैंने लिख दिया 2/5, ये दोनों के बीच में आप क्या लगाओगे, x बटा वाई और मैंने p बटा क्यू लिख दिया। ऑप्शन ए मुझे बताइए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ऑप्शन बी मुझे बताइए डज नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्या लगेगा, यहाँ पर क्या आएगा, सर बी आएगा, है ना, जैसा आप लोग कह रहे हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि सर x बाई वाई और p बाई क्यू दोनों अलग अलग संख्या है, यहाँ पर 7/3 आया और यहाँ 2/5 आया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं होने का मतलब डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे x बटा वाई जो है सर p बटा क्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x बटा वाई लिखा -2/7 और p बटा क्यू लिखा 2/7, मुझे बताइए, ऑप्शन ए मैं कह रहा हूँ x बटा वाई बराबर है p बटा क्यू के, ऑप्शन बी है x बटा वाई p बटा क्यू के बराबर नहीं है, क्या होगा। सर सर ए, यहाँ पर एक माइनस का साइन है, बी, दोनों बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं सर होता बी ना, बी नंबर 3 और -3 बराबर है क्या, बताओ, बराबर नहीं है। आपको सब 3 और -3 बराबर नहीं होता। ठीक है, अलग अलग नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से -2/7 और 2/7 अलग अलग रेशियो है। ठीक है, तो ये बोलेंगे अलग अलग है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो माइनस साइन का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि सर तीनों कंडीशन कैसे कैसे डील करेंगे। जैसे देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा, माइक बंद कर लो, किसी एक बच्चे का माइक ऑन है क्या, माइक बंद कर लो अगर ऑन है तो। यहाँ पर दो समीकरण युग्म लिख रखा है, 2x प्लस 4y बराबर 4 बराबर 0, 4x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। इस वाले को आप बोलोगे सर समीकरण नंबर 1 है हमारे पास, इस वाले को बोलोगे समीकरण नंबर 2 है हमारे पास। ठीक, अब क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए ये युग्म जो है संगत है कि असंगत है, लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी, संपाती या समांतर, इसके हर कितने होंगे, ये तीन चीज आपसे पूछता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक पूछेगा, मैं तीनों ही बताता हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन में 3 कंक्लूजन लिखेंगे, अब एग्जाम में जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सर युग्म है तो युग्म से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आप क्या करिएगा, इस जो समीकरण 1 जो आपने बोला इसको लिखते चलिए आप लोग,
इस वाले को बोला सर हमारा समीकरण नंबर 1 है, इस वाले को बोला समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 के सामने आप कुछ ऐसे लिख दोगे सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 2 के सामने क्या लिख दोगे सर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे आप लोग बताइए समीकरण 1 देखकर a1 का वैल्यू कितना है, ये तो मैंने सिखाया ना लास्ट क्लास में। a1 का वैल्यू, तीन। a1 का वैल्यू 3 बोला क्या, 2, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू 2 आएगा। देखो a1 क्या है आपका, समीकरण 1 का x का गुणांक, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर समीकरण 1 का गुणांक 2 दिख रहा ना, तो आपको सर यहाँ पर a1 का वैल्यू पर 2 आ जाएगा, ये वाला नंबर x का गुणांक। समीकरण 1 का ही 2 y का गुणांक, मुझे बताइए एक तो b1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू 4, बहुत बढ़िया। तो समीकरण 1 का y का गुणांक b1 है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4, या यहाँ से देख लो आपको दिख जाएगा 4। यहाँ पर b1 का वैल्यू 4। c1 का वैल्यू कितना है, सर 3। c1 का वैल्यू 4, 3। c1 का वैल्यू 4। तो यहाँ पर क्या दिखेगा सर, c1 कांस्टेंट वाला नंबर है पहले इक्वेशन का, तो c1 का वैल्यू यहाँ पर 4 दिख रहा है। तो a1 2 b1 4 c1 का वैल्यू 4। क्लियर, समझ में आया। मैंने इस तरीके से कंपेयर किया, ये b1 को देखा यहाँ से, ठीक है, और c1 को देखा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताइए a2 का वैल्यू क्या होगा, a2 समीकरण 2 देखिएगा, समीकरण 2 में x का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे समीकरण 2 का x का गुणांक क्या है, तो समीकरण 2 का x का गुणांक 4 है, तो यहाँ बोलेंगे सर a2 का वैल्यू 4 आया। b2 का वैल्यू बताइए, समीकरण 2 का y का गुणांक, तो यहाँ दिख रहा है 3, तो यहाँ लिख दिया 3। देखो सारे पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं, अगर नेगेटिव आता तो माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। c2 का वैल्यू क्या है, c2 का वैल्यू 8 है, बहुत बढ़िया। तो c2 का वैल्यू यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट वाला सेकंड इक्वेशन का। कैसे किया, हमने इसको कंपेयर किया, a2 को देखा यहाँ से, b2 को देखा हमने यहाँ से, और c2 को हमने देखा यहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरीके से तुलना किया। अब यहाँ से आप क्या देखेगा, अब हमने क्या करना था, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, 3 चीज निकालना है आपको हमेशा। आप मुझे बताओ सभी बच्चे, आपने अगर a1 बाई a2 निकाला तो क्या आपको मिलेगा, a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू देखिए 2 है, और a2 का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू 4 है, 2/4। 2/4 कहने का मतलब क्या, इसको काटिए, रेशियो को हमेशा सिंपलेक्स फॉर्म में करेंगे, बहुत बढ़िया। 1/2 आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपका आ गया सर a1 बाई a2 जब हमने निकाला तो आ रहा है हमारा 1/2, ठीक है। तो ये हमने पहले लिख लिया सर, a1 बाई a2 हमारा आ गया 1/2, ठीक है। अब क्या करिए, b1 बाई b2 कैलकुलेट करिए। b1 को अगर b2 से डिवाइड करिएगा क्या आएगा बताओ, 4/3। b1 का वैल्यू देखें यहाँ पर 4 है, पहले लिख दिया, और b2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ बोले सर 4/3। और ये सिंपल होगा क्या, अब ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो कहीं से b1 बाई b2 4/3 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे बताइए c1 बाई c2 का वैल्यू, c1 बाई c2, हालांकि c1 बाई c2 की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करिए 4/8। तो यहाँ बोलेंगे सर 1/2, बहुत बढ़िया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो c1 बाई c2 निकाला तो 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, सर c1 बाई c2 नहीं भी निकालते तो भी मुझे क्या दिख रहा था, a1 बाई a2 कितना आया था आपका 1/2, और b1 बाई b2 4/3। 1/2 और 4/3 बराबर होता है कि बराबर नहीं होता, कट हो रही है, फिर से ज्वाइन कर लीजिए अगर ऐसा होता है तो, नेटवर्क इशू की वजह होता है, ठीक है। चलो, अगर किसी का क्लास कट जा रहा है तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप क्या बोलोगे सर, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, अलग अलग है। a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2 है और 4/3 अलग है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर 1/2 जो होता है वो 4/3 के बराबर नहीं होता। तो मैंने क्या साइन लगाया, बराबर नहीं का साइन, इसको लिखने की कोई नीड है नहीं, ठीक है, आपको ऐसे ही दिख जाएगा। आप सीधे इतना लिखेगा सर a1 बाई a2, मैंने लिखा b1 बाई b2, बीच में साइन क्या लगाऊं बताओ, बराबर का या बराबर नहीं का, सर बराबर का। बराबर का। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर है क्या, सर बी 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 ना,
मतलब देखो यहाँ पर 1/, सिंपल तो है, 1/2 और 4/3 अलग अलग होता है, दोनों बराबर नहीं है। C1/C2 मत देखिए, C1/C2 के बारे में नहीं पूछ रहे, A1/A2 और B1/B2 को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इन दोनों को देखा तो हमें क्या दिख रहा है सर, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर बराबर नहीं है। और अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो यहां से कुछ कंक्लूजन आएगा आपका। अब ये लिखते चलिएगा सारे लोग, कभी अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता तो क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा। 3 कंक्लूजन मैं लिख रहा हूं, तीनों लिखिए। पहला चीज आप बोलोगे इसका कितना हल होगा, तो सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ एक हल। एक हल को एक चीज और बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इसका दूसरा कोई हल नहीं हो ऐसा। ठीक है, तो अद्वितीय हल कहने का मतलब वन सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड चीज क्या बोलेंगे, एक हल में लाइन कैसा बनता है, आप लोग बताओ। एक हल में लाइन कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती। प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदी। एक हल मतलब एक बिंदु कॉमन, एक बिंदु कॉमन कहने का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर इसका लाइन जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हमने, प्रतिच्छेदी रेखा। लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा, दोनों का आप ग्राफ बनाकर देखोगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, हालांकि बनाना नहीं है। ठीक है, वही तो सीख रहे कि बिना बनाए हुए कैसे बताएं। थर्ड कंक्लूजन क्या निकलेगा, अगर एक हल है, अद्वितीय हल है, तो संगत या असंगत। प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल होता है और एक हल होने का मतलब संगत। ठीक है, कंसिस्टेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, संगत युग्म। तो ये जो आपका इक्वेशन दे रखा था युग्म में, उसको हम संगत युग्म कहेंगे। सभी को क्लियर, बताइए। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कभी हमारा कुछ ऐसा आता है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आए तो हम C1/C2 को देखेंगे भी नहीं, सीधे बोलेंगे सर इसका कितना हल होगा। तो इसका आप कह सकते हो सर एक हल होगा। एक हल कहने का मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब संगत युग्म होगा। इतना चीज ध्यान रखिएगा। तो सारी चीज यहाँ पर लिख रखा है, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर करना। स्क्रीनशॉट तो ठीक है आपके फोन में रहेगा, लेकिन सामने लिखा होना चाहिए, तभी आंसर कर पाओगे। केस 1, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर बराबर का साइन नहीं आएगा A1 और A2 B1/B2 के बीच में, तो समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। केवल एक हल को ही कहते हैं अद्वितीय हल, ये भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में लिखा रहता है यूनिक सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इसके जैसा दूसरा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन। समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि एक हल है। और लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताओ, फिर अगला केस पर जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल पूछना है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। क्लियर, चलिए अगला जो कंडीशन है, मान लो आपका ऐसा ही गुण ले दिया। ठीक है, मिलता जुलता सा है। आप क्या बोलोगे, सर इस वाले को हम समीकरण नंबर 1 बोल देंगे, इस वाले को समीकरण नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, 1 और 2 कंपेयर करके A1/B1 C1 A2 B2 C2 लिखेंगे। इतना काम तो हर बार करना पड़ेगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तक तो हर बार करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले तो, A1X B1Y, जितना प्रैक्टिस करोगे ना जल्दी जल्दी आपको दिख जाएगा। A2X प्लस B2Y, फिर क्या होगा, बिना लिखे हुए आपको दिख जाएगा A1 क्या है B1 क्या है। ठीक है, मुझे बताओ जल्दी से, A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर, A1 का वैल्यू पहले समीकरण का x का गुणांक 2, बहुत बढ़िया। तो पहले समीकरण का x का गुणांक जो है आपको 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। ठीक है, लिख दिया। B1 का वैल्यू 4 4, दूसरे 5 पहले समीकरण का 4 में। देखो इस वाले में क्यों जाते हो, मैं B1 बोल रहा हूँ। B1 कहने का मतलब पहला समीकरण, देखो ऐसे समझो ना, B1 क्या है, पहला समीकरण, पहले समीकरण का y का गुणांक। यहाँ पर देखिए पहला समीकरण का y का गुणांक है, नीचे हम क्यों जाते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर B1 देखिए, यहाँ पर 8 दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर B1 का वैल्यू 8 आ गया। C1 का वैल्यू बताइए, C1 पहला वाला समीकरण। ठीक है, 4 पहला 4 4, पहला समीकरण का कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म, तो यहाँ पर आपका आएगा 4, तो C1 का वैल्यू आपका 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए साथ के साथ और ये सारी चीज लिखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखिए। मुझे बताओ A2 का वैल्यू,
अब A2 कहने का मतलब दूसरा समीकरण, सेकंड इक्वेशन, यहाँ पर A2 x का गुणांक, तो यहाँ दिख रहा है मुझे 4, तो A2 लिख दिया 4। B2 का वैल्यू y का गुणांक सेकंड वाला का, तो यहाँ पर 16 लिख दिया। C2 का वैल्यू बोलो, C2 का वैल्यू 8, बहुत बढ़िया। तो C2 क्या है, सेकंड वाले इक्वेशन का y का गुणा, तो यहाँ पर लिख दिया सेकंड वाले इक्वेशन में कांस्टेंट वाला टर्म 8। तो कुछ ऐसा लिखेगा, A1 के नीचे A2 आ जाए, B1 के नीचे B2 आ जाए, C1 के नीचे C2 आ जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, काफी फायदा होगा आपको, जल्दी जल्दी दिख जाएगा। इसको तो नहीं मिटाना था, चलो इसको रहने देते। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर क्या क्या निकाले, A1/A2 निकाल करके बताओ कितना आ रहा है। A1 को A2 से भाग लगाइए, क्या आ रहा है बताओ। A1/A2 2/4, A1 का वैल्यू 2 है, A2 का वैल्यू 4 है, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा। चलो इसको नीचे लिख देता हूँ। A1/A2 जो आया सर, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आपका आ गया 1/2। ठीक है, A1/A2 निकाला, 1/2 आ गया। मैं कह रहा हूँ B1/B2 निकाल करके बताओ। 8/16, B1 का वैल्यू 8 है, B2 का वैल्यू 16 है, तो B1/B2 निकाला तो ये भी 8/2, 1/2 ही आ रहा है कि 8 है कम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आ गया। तो B1/B2 निकाला तो भी 1/2 आ गया। अब मुझे बताइए C1/C2 करने पर क्या आ रहा है। C1 को C2 से भाग लगाना है, A1 को A2 से भाग लगाना है, B1 को B2 से भाग लगाना है, तो C1/C2 कितना आ जाएगा, 4/8। तो ये भी आ रहा है कि 1/2, तो C1/C2 भी काटने पर आ रहा है 1/2। तो हमें क्या दिख रहा है, तीनों ही बराबर आ गया। तो इस केस में क्या दिखा, तो अगर कभी आता है A1/A2 B1/B2 के बराबर और B1/B2 C1/C2 के बराबर, तीनों ही आपस में बराबर आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा सर, ये कंडीशन सेकंड है हमारा कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है और B1/B2 C1/C2 के बराबर है। कभी ऐसा आपको दिखता है कि तीनों ही आपस में बराबर है, तो यहां से कितना कंक्लूजन निकलेगा, फिर से 3 चीज निकलेगा कंक्लूजन। ठीक है, सभी में अगर बराबर का साइन आ गया, ठीक है, तो यहां से बोलेंगे सर पहला चीज क्या बोले, हल कितने होंगे। अगर तीनों ही बराबर है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित। ठीक है, अपरिमित हल या फिर कह सकते हो अनेक हल, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों ही चीज सेम है। सेकंड बताइए, सरपंच बोल लो। क्या बोल रहे हो परवीन। सरपंच बोल रहे सर अब। मैं बोल दे दूंगा, पहले इसको सारे कंडीशन तो पढ़ लो। ठीक है, बताओ अपरिमित या अनेक हल के आने का मतलब संगत होगा कि असंगत होगा, संगत या असंगत। ऑफकोर्स संगत। अपरिमित हल मतलब अनेक हल, बहुत सारे हल हैं, तो बहुत सारे हल होने का मतलब संगत होना। ठीक है, संगत ही होगा। ठीक है, एक हल रहेगा तो भी संगत, और बहुत सारे रहेंगे तो भी संगत ही युग्म के हैं। ठीक, तीसरा मुझे बताइए कि लाइन कैसा बनेगा। अनेक हल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट कॉमन। बहुत सारे पॉइंट कॉमन कहने का मतलब क्या, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा, एक के ऊपर दूसरा चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, संपाती रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लाइन जो बनेगा वो संपाती रेखा बनेगा। क्लियर, ये तीनों चीज समझ में आया कि अगर कभी हमारे पास यस ऐसा सर। आता है कि A1/A2 और B1/B2 C1/C2 तीनों ही बराबर आ गया, तो ऐसे केस में कहेंगे सर अनेक हल होंगे, संगत युग्म होंगे और संपाती रेखा बनेगी। तो ये तीनों चीज यहाँ पर लिख रखा है, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमारा सर अगर तीनों ही बराबर आ जाता है, यहाँ पर ही बराबर का साइन, यहाँ ही बराबर का साइन, इन दैट केस समीकरण युग पे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या फिर अपरिमित हल होंगे, अनेक हल होंगे, मेनी सॉल्यूशन होगा। समीकरण युग में संगत होगा क्योंकि बहुत सारे हल है, और संपाती रेखा होगा क्योंकि बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएगा। ठीक है, बहुत सारे हल है तो इसका संपाती होगा, बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। ठीक है, ये केस 2 हो गया हमारा। अब केस 3 का एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो कि लाइन ऐसा दे रखा है आपको, सॉरी इक्वेशन ऐसा दे रखा है 2x प्लस 8y बराबर 4 और 4x प्लस 16y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कुछ लिए गए। तो फिर से वही काम करेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। स्टार्टिंग का तो सारे काम आपका सेम ही रहेगा हर क्वेश्चन, चाहे कुछ भी केस रहे। ठीक है, अब इसके सामने आप लिख दीजिए इसका स्टैंडर्ड या व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले के सामने लिखिए A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, बताओ A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू क्या है। समीकरण A1 कहने का मतलब समीकरण एक का x का कोफिशिएंट, ठीक है, x का गुणांक। तो A1 यहाँ दिख रहा है, तो x का गुणांक यहाँ पर 2 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर 2 आ गया। अब B1 लिखिए, समीकरण एक में ही y का गुणांक, हमेशा ऐसे जाइएगा, ठीक है। A1 के बाद B1 बताइए, तो B1 कितना दिख रहा है आप, y का गुणांक, तो यहाँ पर दिख रहा है समीकरण एक का y का गुणांक 8, 8 लिख दिया। C1 बताइए, C1 मतलब समीकरण एक का कांस्टेंट यानी अचर वाला टर्म, ठीक है, तो अचर वाला टर्म यहाँ पर 4 दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 4, ठीक है, 2 8 4 लिख दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि A2 का वैल्यू बताइए, A2 का वैल्यू 4 है ना, समीकरण 2, A2 का मतलब समीकरण 2 और x का गुणांक, तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर 4 आया, ठीक है, ये वाला नंबर दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूँ समीकरण 2 का y का गुणांक B2, तो B2 क्या है हमारा, B2 का वैल्यू बताओ, सर 16। 16। और C2 का वैल्यू बता दो साथ के साथ, C2 कांस्टेंट वाला, ठीक है, तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 लिख दिया, ठीक है। तो हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख दिया, अभी तक एक स्टेप हो गया हमारा। इसके बाद क्या करिएगा सर, हमें क्या करना है, A1 को A2 से भाग लगाना है, ठीक है। पहले क्या करिए, A1 को A2 से भाग लगाइए, क्या आ रहा है बताओ, 2/4 करने पर क्या मिल रहा है बताओ, 2 1 कम 2 2 2 4, ठीक है, तो A1/A2 जो आ रहा है आपका, वो 1/2 आ रहा है, ठीक है, इसको लिख लिया। अब देखते हैं बाकी सारी चीज निकाल कर। अब कहते हैं सर B1 को B2 से भाग लगा कर, B1/B2, तो B1/B2 कितना आ रहा है, ये भी 1/2 ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 8 को 16 से भाग लगाएंगे सर, 8/16, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर B1/B2 कितना आ रहा है आपका, सर B1/B2 भी आ गया 1/2, ठीक है। मैं कह रहा हूँ C1/C2 बताइए मुझे, 4/7, तो ये 4/7, अब ये कटेगा क्या, अब ये सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा सर, ये नहीं कटेगा, तो C1/C2 इतना ही रह गया, ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सर हमें क्या दिख रहा है, A1/A2 भी आया 1/2, यहाँ पर देखिए B1/B2 भी आया 1/2, और C1/C2 क्या आया, C1/C2 अलग आया, ये 4/7 आ गया, वो अलग है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, इस केस में A1/A2 और B1/B2 तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। दो आपस में बराबर था, ये बराबर नहीं था। कभी आपको ऐसा मिल जाता है कि एक ही कंडीशन में यहाँ पर दिख रहा है इक्वल टू का साइन और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं, दोनों ही चीज आ गया ना, एक बार कहते हो बराबर, एक बार कहते हो बराबर नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, कभी अगर ऐसा दिखता है तो यहाँ से भी 3 कंक्लूजन निकलेगा, और ये 3 कंक्लूजन क्या क्या होगा इसको नोट डाउन करिए। देखो ये सारी चीज याद नहीं हो जाएंगी एक बार में, आपको याद करना होगा, ठीक है। तो कॉपी में लिख लीजिएगा, बार बार रिविजन करोगे याद हो जाएगा। पहला कंडीशन क्या, अगर एक बार बराबर का साइन एक बार बराबर का साइन नहीं है, इस केस में क्या बोलेंगे सर, इसके कितने हल होंगे, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो संगत होगा क्या, संगत होगा बताओ, संगत या असंगत, कोई हल नहीं होने का मतलब असंगत, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट इसको कह देते हैं, तो ये बोल देंगे सर असंगत, ठीक है, इसी वाले को असंगत कहते हैं। अगर हमारा एक बार इक्वल टू का साइन दिखे A1/A2 B1/A2 के बराबर, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, ठीक है, असंगत हो गया। थर्ड चीज, अगर हमें कभी ऐसा दिखता है कि असंगत है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होना, कोई पॉइंट कॉमन नहीं होने का मतलब लाइन समांतर हो जाना, ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या होगा सर, इसका लाइन कैसा बनेगा, समांतर लाइन बनेगा, ठीक है, पैरेलल लाइन बन जाएगा। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है सर, लाइन कैसा बनेगा, संगत या असंगत, या हल कितने होंगे, ठीक है, कंडीशन दे देगा आपसे पूछेगा, या फिर हो सकता है इक्वेशन दे देगा आपसे पूछेगा। ये तीनों समझ में आया, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सर हमारा अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आया और B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं आया, कभी ऐसा आता है इक्वल टू का साइन भी और इक्वल टू का साइन नहीं भी, इन दैट केस आप बोलोगे सर इसका कोई भी हल नहीं होगा, असंगत होगा, ठीक है, असंगत मतलब कोई हल नहीं होना, और लाइन पैरेलल बनेगा क्योंकि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अब जो मैं इस टेबल दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस टेबल में सारा समराइज है, ठीक है। जो मैं भर दूंगा तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। अगर हमारे पास दो समीकरण युग्म दे रखा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पहला कंडीशन है, बताओ हल कितने होंगे, कितने हल होंगे ये बताइए। पहला कंडीशन में अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, लिखा ना अपने कॉपी में आप लोग या नहीं लिखा? देखिए कॉपी पलट कर, क्या होगा? 0, मतलब बोल कोई हल नहीं होगा। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है, यहाँ पर क्या था, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, बस दो ही चीज लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक हल होगा। देखो केवल एक हल, लाइन प्रतिच्छेदी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही हल होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से लिखिए अपने कॉपी में, बस गेस मत करिए, ठीक है। अपने कॉपी में लिखिए सारी चीजें, फिर भूलते रहोगे। अगर कभी आता है a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, सिर्फ इतना, तो यहां से हम क्या बोलेंगे सर, इसका एक हल होगा, ठीक है। कितना हल होगा? एक हल। एक हल कहने का मतलब इसको क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। इसके साथ हम ये भी बोल सकते हैं, एक हल का लाइन कैसा बनेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, ठीक है। लाइन कैसा बनेगा, तब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और संगत होगा क्या, संगत होगा, तो साथ के साथ लिख दीजिए संगत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हल है ना, तो संगत है। क्लियर? सेकंड वाला आप लोग बताओ, सेकंड का क्या आएगा? तीनों ही बराबर हो गया, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, और b1/b2 c1/c2 के बराबर है, तीनों ही बराबर है, तो कितने हल होंगे? अनेक हल होगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सर अनेक हल। अगर किसी का माइक ऑन है बंद कर लो, अनेक हल। या फिर इसको लिख सकते हो अपरिमित हल, दोनों ही सेम चीज है, अपरिमित हल। राशिद आपका माइक ऑन है, राशिद सुन रहे हो, आपका माइक ऑन था, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनेक हल या फिर अपरिमित हल। और अनेक हल के केस में भी हम क्या कहते हैं सर, इसका लाइन तो संगत, युग्म को संगत ही बोलेंगे, लेकिन लाइन कैसा बनेगा सर, संपाती लाइन बनेगा, ठीक है। इसका लाइन कैसा बनेगा, संपाती बनेगा, और संगत ही कहलाएगा ये भी, ठीक है, ये भी संगत ही कहलाएगा। तीसरा देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं, यहां पर बोला था हल नहीं होने का मतलब क्या, एक बार इक्वल टू का साइन आ रहा है और एक बार इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, दोनों ही साइन एक ही क्वेश्चन में आ जाए, इक्वल टू का साइन भी इक्वल टू का साइन नहीं भी, इन दैट केस क्या बोलोगे सर, a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, ऐसे केस में कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब क्या, कोई हल नहीं होना। और इसका लाइन कैसा बनेगा, तो समांतर लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो समांतर लाइन बन जाएगा, और समांतर लाइन के केस में हम क्या कहते हैं सर, असंगत कहते हैं। क्लियर? इतना क्लियर? इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ये जो लिख रखा है सारा चीज यहाँ पर लिख रखा है आपका, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कंडीशन आपने लिखा होना चाहिए कॉपी में। अब आपको मैं कंडीशन दिखाऊंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो मुझे पहला क्वेश्चन चैट में आंसर देकर बताओ। अगर मैं बोलता हूं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कितना हल होगा? चलो फिर से बताओ, कितना हल? एक हल करने का मतलब अद्वितीय हल, ठीक है। अद्वितीय हल संगत हो जाएगा और प्रतिच्छेदी हो जाएगा, बाकी कंक्लूजन तो ऐसे निकल कर आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यहां पर क्या बोलोगे? इस केस में सेकंड वाला केस देखिए ना, यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आ गया और इक्वल टू का साइन नहीं भी आया, ठीक है, दोनों ही साइन आ गया, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस केस में कहेंगे सर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। पहला मैं बोला सर एक हल था, अद्वितीय हल कहेंगे इसको, कोई हल नहीं होगा। और मैं तीनों को बराबर कर दूं, तो तीनों को बराबर कर दूं तो बहुत सारे हल, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे सर, बहुत सारे हल, अनेक हल, अपरिमित हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा, कब कितने हल होंगे, कब संगत होगा, कब असंगत होगा, लाइन कैसा बनेगा। पोल में क्वेश्चन पूछो, बताओ।
क्या सभी लोग रेडी हैं पोल में आंसर करने के लिए? चलिए, तो पोल है आपके लिए ये क्वेश्चन, ट्राई करिए। दे रखा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देखो अभी पोल आपको नहीं ऑन मिलेगा, थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, ठीक है? पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोला गया है समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में एक कंडीशन दे रखा है आपके लिए कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन है, ठीक है? तीनों ही बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर है तो इन तीनों में क्या आंसर होगा, ये देखिए चारों में, ठीक है? देखिए क्या आंसर होगा। अब पोल कौन कर दे रहा हूं। कंडीशन अगर लिखा होगा, देखो हरियाणा बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते रहता है। बोला क्या गया है, तीनों ही बराबर है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और ये बराबर है c1 बाई c2 के। अगर कभी ऐसा है, अद्वितीय हल कहने का मतलब एक हल, कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन, अपरिमित हल कहने का मतलब अनेक हल, इनमें से कोई नहीं तो आंसर नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, ठीक है? क्योंकि यही तीन में से कुछ होगा ना, या तो अद्वितीय हल होगा, या तो कोई हल नहीं होगा, या फिर अपरिमित होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, ये मैं बताना नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर डी तो नहीं होगा, ए बी सी में कुछ होगा। देखो यहाँ पर आपका आंसर अगर गलत हो रहा है तो फिर बहुत चिंता का बात है, ये एक इशू है। यहाँ पर आंसर गलत होने का मतलब बस यही है कि आप नोट्स लिख ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर तो कंडीशन मैंने लिखा है ना, अभी स्क्रीनशॉट लेने बोला, लिखने बोला। अगर आप लिखोगे तो कम से कम चीटिंग करके देख करके भी आंसर सही करोगे, है ना? नहीं लिखोगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा सही, फिर तो आप मैं कितना ही पढ़ा लूं आपका आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 में 4 आंसर गलत है, 4 सही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तीनों ही अगर बराबर है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर और b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर, मतलब गेस कर रहे हो आप लोग सारे लोग। 10 आंसर आए हैं, 10 में सिर्फ 4 आंसर सही है, बाकी 6 आंसर गलत है। कितने बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो कि आप लोग नोट्स बना रहे हो, जो मैंने पढ़ाया वो आपने लिखा है? कैमरा ऑन करके दिखाइएगा मुझे। राशिद ने लिखा है, बहुत बढ़िया, फिर राशिद आपका आंसर भी सही हुआ होगा डेफिनेटली। बाकी बच्चे दिखाइए, कार्तिक है, सचिन है, रितिन है। सचिन ने दिखाया, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ सचिन ठीक है, बाकी बच्चे दिखा। ठीक है, रितिन ने लिखा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड और रुक रहे, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहे हो, कितने बच्चों का सही है? 11 आंसर आए हैं, और आश्चर्य की बात है कि इसमें सिर्फ 4 आंसर सही है, जबकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, कंडीशन मैंने बता रखा, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड करते हैं। 5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखो आंसर क्या होगा। अब इसमें देखो क्या ही बचता है, अगर मैं आपको कंडीशन लिख दिया कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और ये बराबर है c1 बाई c2 के, तीनों ही अगर बराबर है तो सीधे आप देख लीजिए ना, आपका नोट्स कहीं तो था एक टेबल, ये तो पढ़ाया ना, ये टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ था। अगर तीनों ही बराबर हो जाते हैं, तीनों बराबर के केस में संपाती रेखा होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित हल करने का मतलब अनेक हल हो जाना, ठीक है? तो सीधे क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर सेकंड वाला केस था, अगर a1 बाई a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता तो प्रतिच्छेदी रेखा बनता, एक हल होता, अद्वितीय हल होता। अगर ये कंडीशन होता तो समांतर रेखा होता और कोई हल नहीं होता, ठीक है? तो इतना चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आ रहा था आपका आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर बोलेंगे सर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि तीनों ही बराबर है। कैसा होगा, संगत होगा। लाइन कैसा बनेगा बताओ, लाइन बहुत सारे पॉइंट कॉमन,
संपाति, बहुत बढ़िया, एक के ऊपर एक चला जाएगा, बहुत सारे पॉइंट कॉमन आएंगे। तो ये सारी चीजें याद तो करना ही है, समझ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, बोला है कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन को देखिए और देखिए आंसर क्या आएगा। इस कंडीशन में आंसर क्या आएगा आपका, बस कंडीशन देखकर आप आंसर कर सकते हो, इसमें तो कुछ है नहीं, सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। कितना आपने ध्यान से सुना है मेरी बातों को, कितना आपने नोट्स बनाया है, कितना ध्यान से आप पोल में आंसर करते हो, ठीक है। अगर दो समीकरणों युग्म में कंडीशन ये दे दिया कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, सर रिस्पॉन्स ना दिख रहा। रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, चलो अभी दिख जाएगा, रिस्पॉन्स तो दिख रहा होगा, मैंने ऑन कर रखा है। चलो हाँ फिर सर। से ऑफ, ठीक है ठीक है, ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, अभी दिखा क्या? यस सर। ठीक, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता ना बता दिया करो, जैसा भी बताया। कंडीशन देखिए, a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। देखिए आपके बैच में ना आप लोग ठीक से पढ़ते हो, बस मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ कि आप लोग पोल में आंसर थोड़ा जल्दबाजी में करते हो, जल्दी से आंसर करना, और इस वजह से कई बार आप लोग का आंसर गलत हो जाता है, आप लोग जानते हो फिर भी, ठीक है। तो बस इसको आप सही कर सकते हो, टाइम लेकर आंसर करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने टाइम लेकर आंसर किया तो मैक्सिमम आंसर मुझे सही दिख रहा है, ठीक है, ज्यादातर आंसर सही दिख रहा है, तो ये चीज हमेशा करिए, ठीक है, क्योंकि आपका पोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन, ठीक है। 20 सेकंड और, कंडीशन लिखा है तो आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो कितने हल होंगे, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट क्लास क्वेश्चन का आंसर 11 बच्चों ने दिया था, अभी तक 8 आंसर आए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और रुकें, स्किप मत करिए, देखो स्किप करोगे आपका डेटा नहीं आएगा, फिर अटेंडेंस में नहीं बनेगा। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या होगा, आपका बोला गया सर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अगेन इसमें कुछ नहीं है, क्या ही बोला गया है, सीधे तो लिख दिया सर a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। तो अगर a1/b2 b1/b2 के बराबर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर अद्वितीय हल, एक हल, ऐसा याद करो ना, एक हल होता है, और एक हल कहने का मतलब अद्वितीय हल, ठीक है, वही चीज यहाँ लिख रखा था, एक हल कहने का मतलब अद्वितीय हल, मैंने बोला ना यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा, एक पॉइंट कॉमन मिलेगा आपको, ठीक है, और कैसा होगा, संगत हो जाएगा। तो जो भी पूछे आप एग्जाम में आंसर कर दीजिएगा, संगत, प्रतिच्छेदी और अद्वितीय। आंसर करने के लिए आपको बस इतना याद होना चाहिए। अभी भी नहीं याद किया है, अगर नहीं लिखा है तो फिर से मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, लिख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे एक क्वेश्चन और था पोल में, लेकिन टाइम नहीं है कि वो क्वेश्चन कर सके, ठीक है, अगले क्लास में उसको करें, ठीक है। चलिए कोई डाउट है तो बताइए, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिखोगे तभी एग्जाम में याद हो पाएगा आपका, ठीक है, जितना लिखिएगा, बार बार लिखिएगा, समझ लीजिए उसको,